नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपमाला आईएफके द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम का 477वें दिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वेबिनार को शुरू करने से पहले हम सभी लोग 1 मिनट का साइलेंट क्लियर करेंगे। ओके, आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर मुखविंदर सिंह सर। अभी हालांकि मुखविंदर सिंह, डॉक्टर मुखविंदर सिंह सर अभी हालांकि रूम में आए, इंटर नहीं किए हैं, इसलिए मैं सर का हालांकि छोटा सा इंट्रो, मैं सर का एक इंट्रो दे देती हूँ। हमारे पास टाइम का थोड़ा सा हमारे पास बचत हो जाएगा। सर एक क्लासिकल होम्योपैथ हैं। इन्होंने एमडी किया है और इनका 27 साल का प्रैक्टिस एक्सपीरियंस है। इन्होंने ये पर्टिकुलरली बच्चों के प्रेडिक्टिव होम्योपैथी के ये हैं डॉक्टर है। इन्होंने बच्चों के डिजीज पर बहुत सारे वर्कशॉप भी इन्होंने महाबलेश्वर में सेमिनार और वर्कशॉप भी किए हैं। इन्होंने डॉक्टर शंकरन का भी वर्कशॉप अटेंड किया है, डॉक्टर अजीत कुलकर्णी का किया है। ये डॉक्टर GBD कैस्ट्रो जो चंडीगढ़ में, इनके अंडर में इन्होंने अपना अध्ययन किया है। इन्हें 26-25 सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है। ये एज ए प्रोफेसर और HOD रिपट्री डिपार्टमेंट में श्री गुरु नानक देव होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज लुधियाना के ये रह चुके हैं। ये PG गाइड भी हैं। ये गेस्ट फैकल्टी ऑफ लंदन कॉलेज ऑफ होम्योपैथी UK के भी हैं। ये इंटरनल एग्जामिनर ऑफ MD एग्जाम्स ऑफ SGNDH लुधियाना के भी ये हैं। ये इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स और अचीवमेंट्स भी मिले हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो दिल्ली बोर्ड ऑफ होम्योपैथी के द्वारा दिया गया है। ये इन्हें अवार्ड बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर का भी दिया गया है। F साहिब ट्रस्ट के द्वारा। ये फाउंडर है और डायरेक्टर है एफेक्टिव होम्योपैथी होम्यो केयर के, जो कि एक चेन है पेडियाट्रिक होम्योपैथी का। ये इन्हें होम्यो गौरव पुरस्कार से भी नवाजा गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक फिजिशियन के द्वारा। इनका आज का टॉपिक है भावनात्मक भागफल होम्योपैथी परिप्रेक्ष्य रिपट्री और मेटेरिया मेडिका द्वारा केस प्रस्तुति के साथ भाग 2। तो सर तो आई थिंक सर अभी रूम में इंटर नहीं किया है सर ने। सर अभी आए। हाँ सर अभी आए। ये सर अभी डॉक्टर मुखविंदर सिंह का फोन आया है। हाँ। वो बीच में अभी पहुंच रहे हैं, थोड़ा सा समय लगेगा, ट्रैफिक में थोड़ा सा बारिश के कारण दिक्कत है। तो तब तक हम लोग इस पर चर्चा करते हैं डॉक्टर मुखविंदर सिंह जी के टॉपिक पर ही। वैसे आप लोग जानते हैं दीपमाला जी ने बहुत अच्छा परिचय दिया और पहले भी इस विषय पर उन्होंने लेक्चर दे चुके हैं। हाँ, पार्ट 1 उन्होंने पार्ट 1 हो चुका है, ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में भी ये उसको विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ा खूबी जो आप मुखविंदर जी में देखिएगा वो होता है कि ये जो है इनका जो ये होम्योपैथी, साइकोलॉजी और होम्योपैथी में ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन, मेडिकल मेडिका और साइकोलॉजी, ये तीनों को बहुत ज्यादा मिक्स करके बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करते हैं। तो इनका बहुत अच्छा अनुभव है और मैं समझता हूँ कि आज के जमाने में साइकोलॉजी का अध्ययन करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग डॉक्टर मुखविंदर जी में देखते हैं कि वो साइकोलॉजी का बहुत अच्छा अध्ययन किए, इसलिए उन्होंने इमोशनल स्टेट की बात करी। अब इमोशनल स्टेट के विषय में मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। इमोशन का जो अगर आप वर्ड एनालिसिस करेंगे तो क्या होता है, इमोशन का मतलब जैसे ईमेल होता है ना, तो ईमेल का मतलब क्या होता है? ईमेल का मतलब होता है कि आप चिट्ठी डाक से नहीं भेजते हैं, आप एक ऐसे सेक्टर पे भेजते हैं कि जैसे आपने अभी लिखा और चिट्ठी है जो आपके पास में, आपका मैसेज जो है तो तुरंत पहुंच जाता है। तो उसी तरह से मनुष्य का जीवन भी होता है। मनुष्य के अंदर में भी एक गति होती है।
और कहते हैं कि जीवन का गति बने रहने के लिए मोशन का होना जरूरी है। अब इमोशंस का मतलब क्या होता है? ये इमोशंस आप अपनी भावनाओं को कैसे प्रकट करते हो, कैसे आप दिखलाते हो। ये भावनाओं को दिखलाने का एक तरीका होता है और इसको इसके लिए हम लोग के पास में बेसिक इमोशंस हैं। इमोशंस आपके कई एक तरह के आ जाते हैं हम लोगों के पास में। एक होता है इमोशंस आपका जो आप अपनी प्रतिक्रिया को आप कैसे व्यक्त करते हैं। मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं, सर इंटर कर चुके। हाँ उनको हाँ बस अब बहुत अच्छा हुआ कि हम लोग समय ज्यादा नहीं लगा, इन्होंने केवल 10 मिनट का समय डिले किया है, लेकिन ये काफी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर तो लेट हो चुके हैं, सर का मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है। सर आप इनको सर को अपना हाँ। सर आप म्यूटेड है, अनम्यूट करें अपने आप को। डॉक्टर मुख्तिंदर सिंह सर, आप अपने आप को काइंडली अनम्यूट करें। सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्कार सर, सॉरी फॉर डिले, आई वाज ट्रैप्ड इन द ट्रैफिक, सो बिल्कुल निकलने का रास्ता नहीं था। स्टार्ट करें? यस यस सर, आप स्टार्ट। सो गुड इवनिंग सबको, नमस्कार। आज हमारा जो टॉपिक पिछला जो हमने बीच में छोड़ा था वही हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। तो उसमें मेन जो चीजें हमने, मैं एक मिनट स्लाइड शेयर कर लूँ अपनी, उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। So thank you IFPH for and Dr. Sani sir for bearing with me. तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो इमोशनल कोशेंट है। इमोशनल कोशेंट का जो मतलब मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ ताकि आप लिंक कर सको पिछले वाले को। तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम अपनी इमोशंस को रेलिवेंटली या इन प्रपोर्शन मैनेज नहीं कर पाते हैं, सपोजिंग अगर थोड़ी बात है हम उस पर जरूरत से ज्यादा खुश हो रहे हैं, या थोड़ी बात है तो हम उससे जरूरत से ज्यादा उदास हो रहे हैं, या उदासी वाली बात पे खुश हो रहे हैं, या खुशी वाली बात पे उदास हो रहे हैं, ये चार चीजों को हम इमोशनल लेबिलिटी का नाम देते हैं। इमोशनल लेबिलिटी का मतलब है कि जहां हमारी इमोशंस इररेलेवेंटली रिस्पॉन्ड करती हैं और वो हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं, तो उसको हम इमोशनल लेबिलिटी करते हैं। तो इसको पैथोलॉजिकल लाफिंग एंड क्राइंग भी बोलते हैं। बिकॉज पैथोलॉजिकल क्यों? एक तो ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो रही है, रीजन छोटा है पर बहुत ज्यादा हंस रहा है आदमी, रीजन छोटा है और बहुत ज्यादा रो रहा है। तो वी हैव टू डिफरेंशिएट, हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हिस्टेरिकल एटीट्यूड से। हिस्टीरिया में भी ऐसा होता है कि बंदा, बट वो हिस्पैनिक हिस्टेरिक डिसऑर्डर अलग होता है। यहाँ पे सिर्फ इमोशंस के साथ वैसा होता है, वो उसके हर जगह रिएक्शंस वैसे होते हैं। तो अफेक्टिव लेबिलिटी, सूडो बल्बर इफेक्ट, इमोशनल इनकॉन्टिनेंस, इनवॉलंटरी इमोशनल एक्सप्रेस डिसऑर्डर, इन सबको बोलते हैं। तो मेन सिम्टम इसके यही होते हैं कि वो उसके हंसी वाले जो इतने अनकंट्रोल हो जाती है हंसी के, हंसी के कारण बंदा बेहोश हो जाता है। तो ये आईसीडी क्राइटेरिया में इसको 45.86 आर 45.86 जो है, दैट इज कॉल्ड दिस इमोशनल लेबिलिटी। तो ये मैंने एक वीडियो दिखाई थी कि जो बच्चा है वो हंसते हंसते इतना लोटपोट हो गया कि बेहोश हो गया। तो लाफिंग, हम सब लोग सोचते हैं कि लाफिंग एक अच्छी चीज है, खुश रहना अच्छी बात है, बट बहुत सारे पेशेंट में जहाँ पे बेस में पैथोलॉजिकल कोई पैथोलॉजी रहती है तो उसमें लाफिंग जो होती है वो एक डिजीज भी हो सकती है, बिकॉज वो लाफिंग इमोशन जो है वो अनकंट्रोल्ड इमोशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये किन किन चीजों में होता है? जैसे डिमेंशिया में, अल्जाइमर डिजीज में, या एएलएस, एक लेटरल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस,
एपिलेप्सी डिसऑर्डर, पार्किंसंस डिजीज, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज में, स्ट्रोक में, इन चीजों में ऐसा होता है कि बंदा जो फील करने लग जाता है कि उसकी जो इमोशंस हैं वो उसके आउट ऑफ कंट्रोल है। तो इसकी स्केलिंग के क्राइटेरिया है। तो एक ये गिगलिंग एपिलेप्सी की होती है कि हम सोचते हैं हमारी रेमेडीज में, एगेरिकस में कुछ रेमेडीज में सिम्टम है कि लाफ्टर जो होता है वो एक स्पाज्मोडिक कन्वल्सिव लाफ्टर जिसको हम बोलते हैं। तो गिगलिंग एक एपिलेप्सी की भी शेप हो सकती है, जिसमें हम ये देखते हैं कि ये जो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल उसकी जो हो रही है, और वो बंदा खुश नहीं है बट उसका हंसी वाला एस्पेक्ट है। हाँ जी, हाँ देते देते हैं। नहीं नहीं। तो एक मैंने केस प्रेजेंट किया था कि एक यंग गर्ल थी, उसको अनकंट्रोलेबल लाफ्टर का एक फिट आया। वो आपस में उनके घर में कोई फंक्शन था, उसकी सिस्टर बाहर जाने तो बहुत खुश थी। दूसरी बार उसके कॉलेज में कोई फंक्शन था तो बहुत खुश थी। तो उन दोनों मौकों पे उसने अपने पीरियड्स को डिले किया था, और फेंटिंग और वो ये सारे सिम्टम्स कॉमन थे। ये मैंने केस पिछली बार किया था। तो उसमें मेंसेस मेंटल सिम्टम एग्रावेट सप्रेस्ड फ्रॉम, कि मेंसेस के सप्रेस होने से उसके मेंटल सिम्टम आए हैं। फेंटनेस आई है उसके मेंसेस के सप्रेस होने थे, और उसकी जो उसमें रिलेशन के उसकी स्टेट ऑफ माइंड जो बहुत इलेटेड, बहुत ज्यादा खुशी वाली, वो हंसती हंसती पागल हो गई। और साथ में इंडाइजेशन आई। तो नक्स मॉस्केटा वाज द ओनली रेमेडी इंडिकेटेड। तो नक्स मॉस्केटा में इमोशंस का, जैसे हम नक्स वोमिका और नक्स मॉस्केटा दो रेमेडीज हमारी मेन है। तो नक्स वोमिका जब किसी को नर्वस और स्पाज्मोटिक, जैसे नक्स वोमिका की जो एल्कलाइड है वो स्ट्रिचिन है। स्ट्रिचिन में जो है वो एक एपिलेप्टिक और एक कन्वल्सिव और एक बहुत ज्यादा नर्वस सिस्टम का स्पाज्म वाला कंडीशन आता है। बट नक्स मॉस्केटा में सेम पैथोलॉजी, एलिमेंट फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्शन, नक्स मॉस्केटा पेशेंट। तो नक्स वोमिका पेशेंट बहुत गुस्से वाला, कैमोमिला जैसे इरिटेबल, बहुत डोमिनेटिंग रहेगा। बट नक्स मॉस्केटा जो है वो बहुत इमोशनल और बहुत सेंसिटिव, लाइक फॉस्फोरस पेशेंट रहेगी। तो अगर आपको नक्स वोमिका वाला टेम्परामेंट प्लस फॉस्फोरस वाले सिम्टम मिले तो हम क्लिनिक में नक्स मॉस्केटा यूज करते हैं। तो नक्स मॉस्केटा में इमोशंस जो होती है ना बहुत इफेक्ट करती हैं, जैसे उसको स्ट्रेबिस्मस कॉज कर देती है इमोशन, इंडाइजेशन कॉज कर देती हैं इमोशंस, फ्लैचुलेंस कॉज कर देती हैं, मेंसेस प्रेस कर देती हैं इमोशन। तो नक्स मॉस्केटा एक बहुत जो प्रोमिनेंट मेडिसिन है, जो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि हमें पॉलीक्रेस्ट के तौर पे इस्तेमाल करनी चाहिए। तो नक्स मॉस्केटा में एंगर, इमोशंस, फ्राइट, ग्रीफ, डिसअपॉइंटेड लव जैसे इग्नेशिया, फॉस्फोरस, एसिड फॉस्फोरस रेमेडीज हम यूज करते हैं। बट इसमें डिफरेंस क्या है? इग्नेशिया को अगर कुछ ऐसा आएगा, ब्रेक आएगा इमोशंस में, या उसका कोई ब्रेकअप होगा तो वो रोएगा। बट नक्स मॉस्केटा को जब कोई इमोशनल आउटबर्स्ट आएगा, आउटब्रेक आएगा, तो वो हंसेगा। तो लाफिंग, गिगलिंग, ये इसके जो रेडिकुलस हर चीज उसको हंसी मजाक में लगती है कि मेरे साथ मजाक हुआ है जिंदगी में, अगर उसको कुछ है तो इसका ये पॉजिटिव फिनोमिना, ये कंकोमिटेंट के तौर पे ये नक्स मॉस्केटा का बहुत खास सिम्टम है कि जब वो इमोशनली ब्रेक होता है तो उसकी अनकंट्रोल्ड लाफ्टर आता है उसमें। फूलिशली हैप्पी, बात नहीं कर पाता, किसी से बात करने की, जो बस अपने आप को खुश महसूस करता है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना गम में बहुत ज्यादा खुशी हो जाती है, तो नक्समोस का पेशेंट का ऑरा जो होता है वो बहुत लाइवली होता है, ब्राइट होता है, हैप्पी, लाफिंग, एक इमोशनल पर्सन। नक्स वोमिका इमोशनल पर्सन नहीं होता। नक्स वोमिका इरिटेबल, उसके साथ रहना, वो एक बॉसी टाइप पर्सन होता है। बट नक्स मॉस्केटा बहुत सेंसिटिव, और इसमें हार्मोन्स का एबुलेशन ज्यादा होता है। तो फीलिंग से ये काम करते हैं। नक्स वोमिका रीजन से काम करता है कि उसका उसको रीजनिंग चाहिए, इसमें मेरे को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। वो बिजनेस मैन है। तो नक्स वोमिका इज मोर ऑफ ए मेल रेमेडी। अगर नक्स वोमिका की फीमेल काउंटर पार्ट हमें ढूंढनी हो तो नक्स मॉस्केटा इज ए रेमेडी। तो ये सारे नक्स वोमिका के सिम्टम्स हैं नक्स मॉस्केटा के। तो अब मैं नेक्स्ट मेडिसिन के ऊपर जा रहा हूँ, दैट इज फॉस्फोरस। तो हमें मालूम है कि नक्स फॉस्फोरस जो एक ऐसा मरीज रहता है जो हमेशा खुश रहता है, स्माइलिंग रहता है। फॉस्फोरस जो एज ए एलिमेंट है, वो हम जानते हैं कि अगर उसको एक शीशी में अगर नक्स फॉस्फोरस डाली हुई है, उस शीशी का आप ढक्कन खोलो
जो नॉर्मल एनवायरनमेंट में, तो वो सारी डिफ्यूज हो जाएगी, वो थोड़ी देर में वो शीशी खाली हो जाएगी, वो फॉस्फोरस है वो वातावरण में घुल जाएगी। इसी तरह फॉस्फोरस पेशेंट जो होता है वो एकदम से अपने आप को मिक्सअप कर लेता है, जहां भी जाता है बहुत प्लेजेंट रहता है। उसका ये फंडा होता है कि आज मैं किसी के ऊपर तरस खाऊंगा तो कल को मेरे ऊपर कोई तरस खाएगा। हर एक के साथ प्यार करना, हर एक के साथ तरस खाना, हर एक को ऐसा करना कि मेरे को टच करो, खुश, खुद भी खुश रहना और दूसरे को भी खुश रखना। एंजाइटी अदर्स में फॉस्फोरस रहती है, उनको टच डिजायर रहता है, मालिश करो, उनको टच करो। नेक्स्ट, फॉस्फोरस पेशेंट आपके क्लिनिक में बच्चा भी आएगा ना, तो आपके चेयर के पास को आएगा और आपको हक करेगा, आपको बोलेगा कि मेरे को एग्जामिन करो, मेरे को टच करो। तो इनको टच होना, सिंपथी लेना, प्यार लेना। फॉस्फोरस लेडी भी अगर आपके रूम में आएगी तो आपका हाल पूछेगी, आपके परिवार का हाल पूछेगी, आपकी सेहत का हाल पूछेगी, एक अपनापन जताएगी। तो फॉस्फोरस जो होते हैं बहुत सेंसिटिव, ओपन, एक सिंपैथेटिक, अफेक्शनेट, प्यार जताने वाले, सेंटिमेंटल। आपका कुछ बर्थडे वगैरह पता चलेगा उनको, फॉस्फिक तो आपको विश करेंगे, आते हुए आपके लिए फ्लावर्स लेके आएंगे। मिर्थफुल, हमेशा खुश रहने वाले, चीयरफुल रहने वाले, खुशी से भी ज्यादा, जो अपनी खुशी को बहुत एक्सप्रेस, एक्सटेजी क्या होती है, जैसे आपने कभी देखा है कि कोई अवार्ड मिल रहा है या किसी को मिस वर्ल्ड घोषित किया गया, तो ऐसे खुशी से अपने फेस को ऐसे स्पाज्म, पूरा मुंह खोल के ऐसा, ऐसी एक्सप्रेशन, उसको एक्सटेजी बोल देते हैं। तो और इनको क्लियर वाइंस बहुत होती है। तो अब लाफिंग इनवॉलेंट्री, फास्फोरस कई बार बिना बात के भी हंसते हैं, वही हमारा इमोशनल लेबिलिटी है, जो केस हमारा है। तो इसमें हमने देखा है कि ये रेमेडीज जो इग्नेशिया, लाइको, नेट्रम्योर, ये 2 ग्रेड रेमेडी, फास्फोरस, प्लम्बम, पल्सेटिला, सिपिया, ये सारी दवाइयां जो हैं इसी रेंज में आती हैं। तो ये जो लोग फॉस्फोरस वाले लोग होते हैं, ये, इनको हर टाइम स्माइल करना, हंसना इनकी स्वभाव ही होता है। और एक जो फॉस्फोरस में हमारे पर एक सिम्टम है, हम रूब्रिक है रिपर्टरी में, कि वो तब भी हंसते हैं जब वो उदास होते हैं। जैसे हमने नक्स मॉस्केटा में कहा, उनका कंकॉमिटेंट होता है कि जब वो उदास होंगे तो हंसेंगे, बट फॉस्फोरस अपनी इमोशंस को हाइड करके, चाहे अंदर से वो उदास रहेंगे, रिजर्व्ड डिस्प्लेयर आपने पढ़ा होगा रूब्रिक, रिजर्व्ड में भी फॉस्फोरस आती है, तो उनको अपनी प्रेजेंटेशन हंसी वाली बनानी होती है। तो फॉस्फोरस को जो, अगर लाफिंग उनकी इनवॉलेंट्री है, बट कमाल की बात यह है कि हमारी रिपर्टरी और मटेरिया मेडिका में ये लिखा है कि उनको लाफिंग एग्रेवेट करती है। जैसे हमने पहले बात की कि इमोशनल एबिलिटी में लाफिंग एंड हैप्पीनेस आर कंसिडर्ड टू बी, हम अपनी जनरल लाइफ में सोचते हैं कि अगर कोई बंदा खुश है तो ये तो अच्छी बात है ना, खुश रहना चाहिए। बट हमें, जैसे हम सिर्फ यूजुअली ये रूब्रिक तो यूज करते हैं कि लाफिंग से कफ एक्साइट होगी, क्योंकि लैरिंग्स में इरिटेशन हुई तो कफ होगी, वो तो एक रेलिवेंट रूब्रिक लगता है। बट लाफिंग ओवर सीरियस मैटर, लाफिंग इनवॉलेंट्री, लाफिंग व्हेन सैड, ये तो मेंटल हो गए। बट फॉलिंग asleep, लाफिंग आफ्टर, तो ये मैंने देखा है बच्चों में, बच्चे हंसते हैं, बहुत ज्यादा हंसते हैं आजकल, बच्चे हंसते हैं, हंसता हंसता सो जाता है बच्चा, तो ये एक बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम रहता है। ड्राइंग, लाफिंग वैन, हंसना, जो बैक पेन, ड्राइंग, हंसते हंसते पीठ में दर्द रहने लग जाता है, लाफिंग एग्रेवेट करती है। तो ग्रेट एक्साइटमेंट, वो एलेंस एनसाइक्लोपीडिया में प्रोविक सिम्टम है। तो जिसने, प्रूवर ने क्या फील किया कि जब वो बहुत एक्साइटेड फील किया प्रूविंग के दौरान, उसने गाना गाया, हंसा और सोते खांसते हंसते सो गए, और अगली मॉर्निंग जब उठा तो उसको बहुत ज्यादा एंजाइटी थी। अब हमें अगर ऐसा कोई सिम्टम मिले कि घर में कोई फंक्शन चल रहा था जी, बर्थडे था बच्चे का, और सब गेस्ट वहीं थे, बच्चा बहुत खुश था और वहीं पे सो गया, तो अगली सुबह उठा तो उसको एंजाइटी थी। तो ये, उसको चाहे हंसी नहीं भी आ रही तब भी उसको हंसाता है। हमने देखा फॉस्फोरस और सिपिया, दो दो रेमेडीज ऐसी हैं जो अंडर थिंग अपोज टू देयर इंटेंशन, उनको नहीं भी करना होता वो काम करते हैं, सिपिया एंड फॉस्फोरस। मैं आपको दिखाता हूँ, अपनी इंटेंशन से अगेंस्ट वो काम करते हैं, सिपिया एंड फॉस्फोरस। तो ये जो चीज है, ये फॉस्फोरस की खास है। तो स्लीपीनेस, लाफिंग फ्रॉम, चाइल्ड इज हैप्पी एंड स्लीप वाइल लाफिंग, ये। उसके बाद डॉक्टर शंकरन ने एक केस दिया अपनी मटीरिया मेडिका में बुक्स में,
कि पेशेंट को निमोनिया था, किसी और होम्योपैथी उनके पास रेफर किया, पेशेंट कॉन्शियस था बट बात नहीं कर पा रहा था बिकॉज उसके शरीर में इतनी जान भी नहीं थी कि वो जैसे पैरालाइज हो गया था। बट उन्होंने ये देखा कि पेशेंट बहुत सिवियरली सिक था, उसको निमोनिया है, वो बोल नहीं पा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, बट वो स्माइल कर रहा है, लाफ कर रहा है, और बिना रीजन के। मतलब पेशेंट आपको तो कोई निमोनिया में उसको फीवर हाई है, उसको सांस नहीं आ रहा है, वो बोल नहीं पा रहा है, बट वो लाफ कर रहा है। तो इसी सिम्टम पे उन्होंने जो ये फॉस्फोरस की उसको प्रिस्क्राइब की और वो पेशेंट ठीक हो गया। तो ये जो फॉस्फोरस का जो सिम्टम है ना, कि लाफिंग ओवर सीरियस मैटर भी, बिना जहां पे नहीं हंसना वहां पे भी हंस रहा है, तो ये बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम रहता है इसका। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? रिपर्टरी वाला स्क्रीन दिख रहा है? विजिबल है, स्क्रीन विजिबल है। हाँ, ये देखिए, ये जो सिम्टम है ना, अंडरटेक थिंग्स अपोज टू हिज इंटेंशन, तो फास्फोरस और सीपिया, सीपिया में भी ऐसा रहेगा, वो हंसेगा तो नहीं, बट वो उन सब कामों को करेगा जो उसको करने नहीं है, जो उसको अच्छे नहीं लगते, तो उन चीजों में भी परफेक्शन ढूंढ लेता है। तो फास्फोरस और सीपिया हमारे मेटीरिया मेडिका में दो ऐसी दवाइयां हैं जो अपनी इंटेंशंस को किसी को पता ही नहीं चलने देते कि वो अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं। सीपिया मदर भी रहेगी ना जो, वो घर के सारे काम इतने अच्छे से करेगी। कहाँ रखते हैं? हेलो, कुछ बोला सर? तो वो अपनी बात को, मतलब अपनी इंटेंशन को, कि जो उनको ये काम अच्छा नहीं लग रहा, ये घर का काम, बच्चों के प्रति ड्यूटी है, जिम्मेदारी है, हस्बैंड के साथ उसको फिजिकल रिलेशन बनाना है तो ये उसकी जिम्मेदारी है, उसकी जरूरी है, हस्बैंड को अच्छा लगता है इसलिए, दादा दादी मतलब अपने ससुर सास को करना है अटेंड क्योंकि उनको अच्छा लगता है। जब उसकी खुद की सेहत अलाउ करती है, उसकी खुद की मन है या नहीं है, ये नहीं। तो फास्फोरस में ये उल्टा, वो अंदर सबको खुश रह के दिखाना है उसको, चाहे वो अंदर से खुश नहीं भी है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। क्लियर है? हेलो, मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ? क्लियर है सर, क्लियर है सर। दूसरी जो रेमेडी है जहां पे हम इस चीज को बहुत प्रोमिनेंट लेते हैं कि वो मूर्खों की तरह हंसता है, फूलिश लाफ करता है, वो हायोसेमस है। हायोसेमस एक बेशर्म इंसान होता है, मतलब उसको ये, और उसकी बेशर्मी में फर्क क्या है, उसकी लेसिवियसनेस बेशर्मी क्या है हायोसेमस की, कि उसको पता ही नहीं चलता, उसको वेटेज का नहीं पता, वो फ्रिवलस है, उसको पता ही नहीं चलता कि मेरे को ये बात कहाँ करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए। फास्फोरस को पता चलता है, उसको पता है नक्स मॉस्केटा, फास्फोरस और हायोसिमस, ये तीनों, और क्रॉकस सटाइवा, ये इग्नेशिया, ये सारी दवाइयां इमोशंस की पैथोलॉजी पे खड़ी हैं। तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेट लव, अगर हायोसिमस को बिजनेस लॉक होता है तो उसको जेलसी होती है साथ में, वो गुस्सा करता है, कुछ कुछ बोलता है, इनकोहेरेंट स्पीच करता है, और वो हर चीज पे उसको हंसी आ जाती है, मतलब वो मूर्खों की तरह हंसता है, ऑफन फॉलोड बाय एपिलेप्सी, और उसका अंत में वो एक कन्वर्जन की तरफ चला जाता है। तो हायसमस की प्रूविंग में क्या लिखा है एलन साइक्लोपीडिया में, ही वांट्स टू फाइट, वो झगड़ा करना चाहता है, अपने हाथ ऐसे जोड़ लेता है, ऐसे जोड़ लेता है, और अपने अटेंडेंट्स को स्ट्राइक करता है। बेलाडोना जो होता है वो, उसका स्ट्राइकिंग जो है वो ब्रेन की कंजेशन के कारण है। ही ऑल्सो अटेम्प्ट्स टू बाइट, एट इंटरवल ही वुड सिंग, एंड कभी बीच में दांत काटेगा, गाना गाएगा, और जोर जोर से हंसने लग जाएगा। जब भी उसको कुछ ऑफर किया जाता है तो वो क्लिंच करता है, होल्ड ऑफ इट। तो अभी हायोसिमस और बेलाडोना के डिलीरियम में क्या डिफरेंस हुआ, कि बेलाडोना इज एंजल व्हेन वेल, डेविल व्हेन सिक। बेलाडोना स्माइल करेगा जब वो नॉर्मल मानसिक हालत में है, पर जब वो गुस्से में है तो पूरा गुस्से में है। अब हायोसिमस में क्या डिफरेंस आ गया, कि वो गुस्से के दौरान भी हंस पड़ता है, बेलाडोना गुस्से के दौरान कभी नहीं हंसेगा। When anything is offered him, जब उसको किया जाता है तो अपने ऐसे मुट्ठी भींच लेता है। दूसरी मुट्ठी भींचने वाली हमारी दवाई है एकोनाइट, एकोनाइट डर में मुट्ठी भींचता है, हायोसिमस अपने गुस्से और खुशी में मुट्ठी भींचता है। बोथ हैंड ग्रीडली, स्लाइटेस्ट अपोजिशन एक्साइटमेंट, कोई उसको टोका टाकी करे उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। 3 बजे के बाद फिर वो चुप होके शांत हो जाता है। तो
हाय समझ में लिखा है कि लाफेबल, वो हर बात पे हंसता है। सोम एक्शन मिंगल्ड इन द रेविंग इन एन इम्प्रॉपर ड्रेस, तो उसको अपने कपड़े पहनने की शर्म नहीं है, वो कपड़े प्रॉपर पहने हैं कि नहीं पहने, सोसाइटी में चला जाता है, गुस्सा भी दिखाता है और हंसता भी है। और जो और वो उसको जैसे आर्निका में है, सेइंग वेल व्हेन सिक, रिफ्यूजिंग टेकिंग मेडिसिन, बट इसको ऐसा लगता है कि मेरे सब खिलाफ हैं, जेलसी और सस्पिशियसनेस, इसको ये लगता है कि मेरे दुश्मन है सब, मेरे को जहर दे देंगे, तो वो बीमार होते हुए भी दवाई नहीं खाता। अभी एक मेरी प्रैक्टिस में एक और मेडिसिन है, सिमिसिफुगा। सिमिसिफुगा का पेशेंट भी जो है ना, वो दवाई खाने से मना कर देता है। अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस आया, उसको शियाटिका थी बहुत तेज, बहुत सालों से, तो उसने कुछ एकदम से दवाई खाई, उसने कुछ इंजेक्शन लगाया उन्होंने नर्व में, तो क्या हुआ कि उसकी शियाटिका एकदम बंद हो गई और उसके ब्रेन में सब पैथोलॉजी चली गई। उसकी जो वर्टिब्रल वेन थी जो ब्रेन के बेस पे होती है, उसमें एन्यूरिज्म आ गया, उसके कारण उसके ब्रेन में वो इरेलीवेंट टॉक करने लग गया, और उसका सारा, और हॉस्पिटल में गया, कहता है ये ना मेरे को वैसे फालतू की दवाई खिलाई जा रहे हैं, कि मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, ऐसे दवाई खिलाई जा रहे हैं। तो कोलोसिंथ में रिफ्यूज टू टेक मेडिसिन जो है वो बहुत मार्क्ड है, बट उसमें ये होता है कि ये मेरे को ऐसा नहीं जैसे हाई सेमेस्टर में होता है ना कि उसको ऐसा लगता है कि मेरे को पॉइजन कर रहे हैं, बट कोलोस जो सिमिसिफुगा में रहेगा, उसमें रहेगा कि उसको ये ऐसा लगता है कि मेरे को बुद्धू, जैसे ना रिफ्यूजेस टू टेक मेडिसिन में सिमिसिफुगा, ये केस इतना अच्छा निकला ना मेरे पास, तो उसको मैंने जब सिमिसिफुगा दी, बिकॉज सिमिसिफुगा में क्या है कि मैनिया आफ्टर सप्रेशन ऑफ न्यूरल्जिया, न्यूरल्जिया के सप्रेशन के बाद मैनिया न्यूरल्जिया, तो ये सेमिसिफुगा, एक न्यूरल्जिया से प्रेस हुआ, उसका शैटिका गया और उसको पागलपन वाले सिम्टम आने लगे, वो बिल्कुल आईसीयू में पहुंच गया, वो बोलते कि इसका सोडियम कम हो गया, पोटेशियम कम हो गया। तो ये रिफ्यूजेस टू टेक मेडिसिन, किसी दिन मैं ये रूब्रिक पूरा भी लूंगा, तो इसमें जो रिफ्यूजेस टू टेक मेडिसिन हर पेशेंट का एक अलग स्टोरी रहता है। तो जैसे इसमें मेन लैक्सिस है, वो सस्पिशियसनेस के कारण रिफ्यूज कर रहा है मेडिसिन, ठीक है। तो मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, सिमिस हायोसेमस से हमने बात की, कालीफॉस और हायोसेमस, ये दोनों दवाइयां ऐसी हैं जो हंसती बहुत हैं। तो हायोसेमस में उसको शक रहता है कि उसको पॉइजन किया जाएगा, दैट सिमिसिफुगा में वो मैनियक स्टेट में इररेलेवेंट सोचना शुरू कर देता है। तो ये कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो सिंगल रेमेडी की जो बहुत अच्छा काम करती हैं जब हम करते हैं। तो ये हायोसेमस में जो हमें मिलता है, फ्रीकिंग फ्रीक्वेंट ब्रेकिंग आउट इनटू लाउड लाफ, छोट बिना बात के ऐसे पागलों की तरह, बेशर्मों की तरह हंसता है। फूलिश लाफ्टर, जो मूर्खों वाली हंसी, फोर्स्ड लाफिंग विद कंफ्यूज्ड आइडियाज, ही हैज ए लाफिंग एक्सप्रेशन ड्यूरिंग स्लीप, तो सोया सोया। अब ये डिफरेंट है, जो हम बच्चे हंसते हैं उसके लिए भी अलग सी हमारी जो मेडिसिन होती हैं। तो जैसे हम हायोसेमस में देखें तो लाफिंग, लाफिंग एग्रेवेट, लाफिंग कांस्टेंट, लाफिंग इमोडरेट, लाफिंग ludicrous, लाफिंग सार्डोनिक, लाफिंग सिली, लाफिंग स्लीप ड्यूरिंग, लाफिंग स्पाज्मोटिक एंड लाफिंग ट्रिफल दैट। तो हायोसेमस को कुछ ऑथर्स ने बुफो और ब्राइटा के बीच का कॉम्बिनेशन बताया, क्योंकि हायोसेमस जो है वो नेविटी, जो बोलते हैं सीधा आदमी, बिल्कुल सीधा आदमी है, उसमें कोई हेर फेर नहीं है, उसका चालाकी नहीं है जिसमें, तो नेव बट इंटेलिजेंट, तो बहुत हायोसेमस इंसाइट करते हैं दूसरों को, मिस्चीवियस रहते हैं बहुत ज्यादा, और हर टाइम स्माइल करते रहते हैं, तो इन पे कोई शक नहीं करता। तो हायसनस में जो लेसिवियसनेस है, वो थोड़ी सी उसकी मेंटल इम्बेसिलिटी, जो उसकी सीधापन, उसको ये पता ही नहीं है मेरे को क्या बात कहाँ करनी है, इसलिए वो बेशर्म है, उसको यही नहीं पता कि मेरे को कपड़े पहनने हैं। तो बहुत सारे ऐसे हायसमस के केस है, जब कभी मौका मिलेगा तो हम हायसमस को एक्सप्लोर करेंगे, तो उसमें बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जिनको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब बोगर सिनोप्टिक की में लिखा है, डिलीरियम मैनिया एरोटिक एक्सपोजेस जेनिटल्स, राइटस लाफिंग, सिंगिंग, टॉकिंग, बैबलिंग, क्वर्लिंग एटसेट्रा, सिली विद कॉमिकल एक्ट्स। तो वो एक तरह से जैसे क्रोकस सटाइवा है, हायोसेमस है,
या टेरेंटुला है, ये कुछ ऐसी दवाइयां जैसे हमारे पुराने जमाने में सर्कस होती थी, उस सर्कस में जोकर होते थे, आजकल ये लोगों को हंसाने का काम करते हैं। तो ये इन मेडिसिन में ही रहते हैं, ये बहुत विट्टी होते हैं, बहुत अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं, सबको हंसाते हैं। और इनकी हंसी जो होती है वो पैथोलॉजी को बोले, ये खुद जैसे मेरे ख्याल एक मूवी भी आई थी मेरा नाम जोकर, उसमें भी क्या था कि वो जो एक्टर है वो अंदर से बहुत उदास है, उसके साथ कुछ ट्रेजेडी हुई है, बट वो लोगों को हंसा रहा है। तो ये जरूरी नहीं कि हर हंसी खुशी वाली हो, कई बार हंसी के पीछे बहुत बड़ा गम छिपा रहता है। तो नेट्रम्यूर पेशेंट है, उसमें मास्क स्माइल होती है। फॉस्फोरस हमने देखा कि वो अपनी खुशी, अपनी इच्छा और अपने इंटेंशन से अलग से हंस रहा है। तो ये सारी चीजें हमें बैक्टीरिया मेडिका में हमारे ये जेम पड़े हैं जिनको हमें यूज करना पड़ेगा। हायोसिमस में बर्ड फिजियोलॉजिकल मटेरिया मेडिका ये लिखता है कि इनवॉलेंटरी लाउड लाफ्टर विद सिली एक्शंस एंड कन्वल्सिव ट्रेमलिंग। तो जैसे मैंने पहले बोला कि वो एपिलेप्टी की हद तक उसकी हंसी चली जाती है। लाउड लाफ्टर एट द अप्रोच ऑफ मेंसिस, तो मेंसिस से पहले उसको बहुत ज्यादा हंसी आ जाती विद कन्वल्सिव ट्रेमलिंग। तो इन सिम्टम्स को अगर हम ध्यान रखेंगे कि हंस क्यों रहा है, अगर हम पूछेंगे, बिकॉज हमारा ये होता है कि हम वही केस टेकिंग में क्वेश्चंस पूछते हैं जो हमने कभी मटेरिया मेडिका में कोई रूब्रिक पढ़ा रहता है। तो आज मैं आपको ये जो रूब्रिक्स बता रहा हूँ उससे आपका विजन ब्रोडन होएगा, आप उन चीजों को भी केस टेकिंग में एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो हायसमस वर्मिलिन लिखते हैं, चिल्ड्रन हु डेलिबरेटली यूज फाउल लैंग्वेज एंड लाफ फुलिशली। जैसे वरेट्रम है, वो उसकी जो वो अपने आप को सुपीरियर, अपने आप को बड़ा मानता है और वो पोटी सुसु ऐसी गंदी गंदी बातें बोलता है। बट यहाँ ये फाउल लैंग्वेज बोलते हैं, गालियां निकालते हैं, किसी को ऐसे वर्ड्स बोलते हैं जो उसको इरिटेट करें। ड्यूरिंग फिट, ग्राइंडिंग ऑफ टीथ और टेंडेंसी टू लाफ, हंस जब उसको अरे तो ऐसे उसका फेस लाफ्टर जैसा बन जाता है, राइजस सार्डोनिकस हम बोलते हैं ना, तो सार्डोनिकल लाफिंग, एपिलेप्सी फ्रॉम फ्राइट, डर से होती है, लाफिंग ओवर सीरियस मैटर्स। ये मैं आपको दिखाऊं एक वीडियो। तो जो हायसमस होते हैं उनकी लाफ्टर जो जहां पे उसको गंभीरता दिखानी चाहिए वहां उसको हंसी आने लग जाती है। जैसे आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है ये। نصيحة لشخصيتك نوت. ما غني خالد بدل روح القلب. तो जो हाई एसएमएस रहते हैं उनका ऐसा प्रेजेंटेशन रहता है कि जहां पे उनको नहीं हंसना चाहिए वहां भी उनको हंसी निकल जाती है और दूसरों को भी हंसा देते हैं। उसके बाद मेडिसिन जो आती है वो एगेरिकस है। एगेरिकस इज अनदर रेमेडी जो जिसका सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल रहता है। जैसे हायोसिमस इज द रेमेडी वेयर पावर इज आउट ऑफ कंट्रोल, वो चढ़ेगा तो पेड़ पे ऐसे बंदरों की तरह चढ़ जाएगा बहुत ऊंची, तो उसको ऑडेशियस, आपको देख के लगेगा कि इसको चोट लग जाएगी, बच्चा छोटा सा बच्चा है, सीधा दीवार पे चढ़ जाएगा जहां पे चढ़ना हम सोच भी नहीं सकते। तो उसकी हर चीज, हायोसिम गैरिकस की हर चीज, उसकी स्पीच भी आउट ऑफ कंट्रोल होती है। जैसे वो बोविस्टा में होता है ना, ट्रूथ टेल्स द प्लेन, अगेरिकस, ये अगेरिकस अल्कोहलिस बोविस्टा सीकेल कोर, ये सारी दवाइयां जो होती हैं ये फंगल रेमेडीज है, फंगस से बनती हैं, अल्कोहल भी फंगस से बनती है जब फर्मेंटेशन होती है। हायोसिम अगेरिकस भी एक जो हम मशरूम बोलते हैं उस फैमिली की एक दवाई है जो कि अपने आप अंदर से उगती है, तो आउट ऑफ कंट्रोल दिखते दिख, अभी कुछ नहीं था और अभी इतनी बड़ी मशरूम बन गई। तो आउट ऑफ कंट्रोल इसकी होती है जो हायोसिमस की है, सॉरी एगारिकस की है। मैं एगारिकस का आपको मटेरिया मेड का पढ़ाता हूँ। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? तो एगारिकस का कीवर्ड है कि जजमेंट इज लॉस्ट, अनकंट्रोल्ड, कैन नॉट रियलाइज द ग्रेविटी।
तो इंटॉक्सिकेटिंग फियर, आउट ऑफ कंट्रोल, कहीं भी ऊपर चढ़ जाएगा, डेंजरस प्लेसेस पे चला जाएगा, स्पीच आउट ऑफ कंट्रोल, जजमेंट लॉस, कुछ भी बोल देगा, रिवील सीक्रेट रिवील कर देगा, थॉट्स आउट ऑफ कंट्रोल, बोल्ड 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 प्लान बनाएगा, एंड स्ट्रेंथ आउट ऑफ कंट्रोल, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बड़े वजन उठा लेगा। तो अगैरिकस जो होती है एक ऐसी रेमेडी है हमारे मीडिया मेडिका की, जिसमें स्ट्रेंथ, एक्स्ट्रा इंक्रीज स्ट्रेंथ है, उसके प्लान्स बहुत बड़े बड़े रहेंगे, बड़े बड़े काम करने की कोशिश करेगा। तो उसमें भी जो हंसी है, लेक्सिस और एगेरिकस हम क्लिनिक में जब कंपेयर करते हैं तो लेक्सिस की और एगेरिकस में बहुत सारे सिम्टम की सिमिलैरिटी रहती है, बट एगेरिकस में डिफरेंस क्या है, तो एक जो हमारी एक सेंस होती है जिसको हम प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस बोलते हैं, प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस मतलब सेंस ऑफ स्पेस। तो एगेरिकस बहुत awkward रहेगा, जगह जगह से चोट खाएगा, बट लेक्सिस जो होगा वो अगर छलांग लगाएगा तो बहुत कैलकुलेटिव होगा। तो ये गिरेगा चोट खाएगा, गिरेगा चोट खाएगा। एगेरिकस जो है, एगेरिकस कॉशियस नहीं रहता है, लेक्सिस बहुत कॉशियस रहता है। लेक्सिस की हर एक मूवमेंट जो होती है वो बहुत कंट्रोल्ड मूवमेंट होती है एगेरिकस में। बाकी लेक्सिस और एगेरिकस बच्चे अगर हम एडीएचडी के, ऑटिज्म के क्लिनिक में देखते हैं, बिल्कुल सिमिलर जैसे लगते हैं, उसी की तरह की लोकेसिटी है, उसी तरह की हैप्पी नेचर है, उसी तरह की जो उनका सोशेबिलिटी है। बट डिफरेंस यही है कि लेक्सिस जो बहुत कॉशियस रहेगा वो चोट नहीं खाएगा जल्दी, वो बहुत गिना चुना उसका मूवमेंट होगा, फालतू इधर उधर गिरता नहीं फिरेगा। बट जो एगेरिकस है वो जगह जगह चोट खाएगा। तो लाफ्ट ओवर, दे आर नॉट स्टैंडिंग एंड वॉकिंग स्ट्रेट, तो वो फिजिकली डिसेबल्ड रहते हैं ज्यादातर सेरेब्रल पाल्सी के, या ऐसे जिनका गेट अल्टर रहता है, तो वो सीधे चल नहीं पाते, तो वो खुद ही हंस पड़ते हैं, जैसे ये आपने देख। तो ये एगेरिकस का है, इम्पल्स टू लाफ ओवरकम इन बेड owing to an indescribably mixed sensation of happiness and misery। तो वो अपनी कमजोरी पे, अपनी निदानता पे, अपनी हेल्पलेसनेस पे खुद ही हंसने लग जाता है एगेरिकस। ही यॉन्ड, अब हंसता है और उबासी लेता लेता ही एकदम उसकी हंसी निकल जाती है। तो यॉन्स फ्रीक्वेंटली एंड ईच यॉन फॉलोड बाय इनवॉलंटरी लाफ्टर। जो लाफ्टर होता है तो एक मिक्स्ड सेंसेशन ऑफ हैप्पीनेस और माइजरी की होती है। तो हर, ये LNTF में लिखा है या TFLN ने लिखा है। तो एक और इसका एगेरिकस का एक खास है कि जैसे गुदगुदी होती है काली को, एगेरिकस की अगर पीठ पे कोई डॉर्सल स्पाइन पे को टच करता है यहाँ पे पीछे, तो उसकी हंसी छूट जाती है। पैरोक्सिज्म ऑफ यार्निंग, रेस्टलेस फ्रॉम वायलेंट ईचिंग एंड बर्निंग, तो ये अर्टिकेरिया की बहुत अच्छी दवाई है। फॉलिंग asleep starts, twitches, wakes often, vivid dream, drowsy, yawning followed by involuntary laughter, और प्रेशर और डॉर्सल स्पाइन causes involuntary laughter। तो ये इसके सिम्टम्स है। जैसे ये बच्चा है तो जब भी हंसता है साथ में उसकी हंसी छूट जाती है, जब भी उबासी लेता है तो खुद ही हंसने लग जाता है कि मैं ये कर रहा हूँ। तो ये इस तरह की प्रेजेंटेशन एगेरिकस की रहती है। अब आएगी बेलाडोना। सर कितना टाइम हो रहा है, अभी है ना 10 मिनट? हेलो, उसके बाद है बेलाडोना। ये बच्चे का हंसी चेहरा लाल है बिल्कुल, और उसके बिना बात के कारण नहीं है कोई हंसने का, फिर भी उसको हंसी आ रही है। तो ये जो होता है इसमें बेलाडोना में इनवॉलंटरी लाफ्टर, बेलाडोना और ऑरम दो दवाइयां हैं जिनको हम क्लिनिकली ऐसे, तो स्माइलिंग इनवॉलंटरी टॉकिंग वैन और लाफिंग टॉकिंग वैन, ये दोनों में बेलाडोना और ऑरम जो दवाइयां आ जाती हैं। तो ये जैसे भी ये बंदे आपके पास अप्रोच करेंगे तो वो हंस हंस के बात करेंगे, जैसे बिना बात के, जैसे लग रहा है कि ये क्यों हंस रहा है, इसमें तो हंसने वाली कोई बात नहीं है।
तो इसमें बैलड ऑरम जो होते हैं, जो आपके पास आते हैं ना क्लिनिक में, तो वो क्या करेंगे कि आपके साथ जिम वो कोई वाकफियत निकालेंगे कि डॉक्टर साहब आप ये देखो, लाफिंग अल्टरनेटिंग विद टॉकिंग, लाफिंग टॉकिंग व्हेन, जैसे ये रूब्रिक है। तो बात करते करते बीच में स्माइल करके बात करेंगे। तो बेलाडोना जो होता है, इसमें थोड़ी सी सेरिब्रल एट्रोफी के सिम्टम्स आते हैं, जैसे जो खास तौर पे बुजुर्ग लोग होते हैं, तो वो बात बात पे स्माइल करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि एक अप्रूवल चाहिए हमें। सेरिब्रल एट्रोफी, अल्जाइमर वगैरह, या जो डिमेंशिया के दौरान, ये दोनों डिमेंशिया की बहुत अच्छी दवाइयां, ऑरम और बेलाडोना। और डिमेंशिया के दौरान अगर पेशेंट जो बिना बात के स्माइल करते हैं, तो ऑरम जो इनका नेचर ये होता है कि आपके पास है, डॉक्टर साहब आपको याद होगा आपके साथ एक काम करने वाले थे, हमारे साथ एक कर्नल साहब काम करते थे, तो उन्होंने एक बार आपके बारे में बताया था। तो आपके साथ के कभी ना कभी एक्वेंटेंसेस निकालने की कोशिश करते हैं ऑरम, और स्माइल करते हुए बात करते हैं। इसी तरह बेलाडोना जो है वो स्माइलिंग की एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। टाइम कम होने के कारण आज मैं थोड़ा सा फास्ट जरूर चल रहा हूँ, बट मेरी कोशिश है कि मैं मैक्सिमम कन्वे कर पाऊँ आप लोगों के साथ। उसके बाद नेक्स्ट रेमेडी जो हमारी है वो है कैनेबस इंडिका। कैनेबस इंडिका आपको पता है कि जब शिवरात्रि होती है तो लोग भांग पीते हैं, मैरिजुआना पीते हैं। तो ये एक सेंस ऑफ इलेटेडनेस आपके पास क्या होता है कि जब आप एक जो ड्रग रेमेडीज होती हैं वो तीन तरह की होती है। एक होती है स्टिमुलेंट, जैसे टी है, कॉफी है, कोक है, या ये दवाइयाँ, तो ये आपको स्टिमुलेट करती हैं ब्रेन को। एक होती है डिप्रेसेंट्स, जैसे ओपियम है, या ऐसी दवाइयाँ जो आपके दिमाग को डल करती हैं, तो आप पेन से अवे चले जाते हो, पेन किलर का टाइम कर। तीसरी जो ड्रग रेमेडीज होती हैं, जैसे स्ट्रेमोनियम है, कैनेबस इंडिका, इनको हम हेलुसिनोजेनिक ड्रग बोलते हैं। जैसे आजकल एलएसडी, या लोग जो केमिकल ड्रग्स लेते हैं, तो वो एक हाई किक देती हैं, बंदे के दिमाग को एक अलग सी स्टेट में ले जाती हैं। तो ये जो कैनेबस इंडिका, हमें मालूम है कि ये जो लोग जोगी लोग जो बहुत डीप मेडिटेशन करते हैं, वो लोग भी इसको पीते हैं। तो इनसे उनको ऐसा लगता है कि हमें मेडिटेशन करके एक असीम खुशी प्राप्त हो रही है, हम एक इलेटेड स्टेट में जा रहे हैं, हम एक एक्सटेजी की स्टेट में जा रहे हैं, परमानंद की अवस्था में जा रहे हैं। तो वो नशे का सहारा लेते हैं साथ में, बिकॉज उनको जो फिजिकल इतनी लंबी सिटिंग करनी है, कुछ कर, तो बॉडी के से अपना ध्यान हटा के सिर्फ माइंड में लेके जाना है। तो ये जो मेडिसिन है, जैसे एनहेलिनम है, अगैरिकस है, कैनेबस इंडिका है, ये स्ट्रेमोनियम है, ये लोग इसीलिए लेते हैं ताकि इनकी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो वर्ल्ड की रियलिटी से, फिजिकल बॉडी की रियलिटी से हटके एक वर्चुअल, एक हेलुसिनोजेनिक वर्ल्ड में चले जाते हैं। तो लाफ इमोडरेटली, इनवॉलेंटरी, इनको लगता है कि हम यूनिवर्स के इन टच हैं। तो कैनेबस इंडिका का बच्चा, ये अनइनहिबिटेड होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो सारी बाउंड्रीज तोड़ना चाहते हैं, जैसे जो लोग जोगी जंगलों में जाते हैं तो अपना घर परिवार, अपनी जिम्मेदारियां, अपनी सोशल लाइफ, सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल जाते हैं जंगलों में। तो ये कैनेबस इंडिका एक ऐसी रेमेडी है जो सोशल इनहिबिशन को कुछ नहीं समझती, इसको अपने आजाद होना है, सब कुछ छोड़ के आगे चले जाना है। तो उसको, इनके लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इनके लिए अपनी जो खुशी, इनके लिए अपने अंदर की जो वो अवस्था है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो लाफ इमोडरेटली, जैसे आपने देखा है भांग वगैरह पीते हैं तो कितना हंस रहा है, तो कई कई दिन हंस ही जा रहा है। तो लाफ इमोडरेटली और इनवॉलेंटरी एट इम्प्रेशन, उसको ऐसा लगता है कि मेरी टांग जो है ना वो टिन केस में, टिन में भरी हुई है और उसके अंदर एक रॉड है। तो उसको ऐसा लगता है कि मेरी एक टांग बहुत बड़ी है और एक छोटी है, तो वो जब चलेगा तो उसको बहुत बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा। तो वो ऐसे सीबत चलता है तो ऐसा जैसे हवा में उड़ रहा है, तो उसकी जो वॉकिंग होती है वो अल्टर हो जाती है इसके कारण। तो ऐसी इनकी जो हंसी होती है वो पैथोलॉजिकल हंसी होती है, वो उनके माइंड से रिलेट नहीं होती, वो उनकी अल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड से रिलेटेड होती है। तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम थोड़ा कंस्ट्रेंट है। तो उसको एक सेट ऑफ नर्व जो होती हैं, वो उसको ऐसा लगता है कि भगवान के साथ मैं जुड़ा हूं, ब्लिस ऑफ गॉड है। भाई उसकी जो दूसरी नर्व्स हुआ वो ऐसा लगता है भाई अंदर से कन्वल्स हैं, और वो उसको अंदर से हंसने के लिए मजबूर हो जाती है, और वो हंसी उसको उसको ऐसा लगता है कि मैं भगवान से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे जो शरीर की जितनी कन्वर्जन है, जितनी ऐंठन है, वो सब खत्म हो गई, और वो उसको दर्द भी उसको खुशी देता है। तो हिज हाईएस्ट एक्सटेसिस, जो उसकी सबसे बड़ी आनंद परमानंद की अवस्था है, वो उसको
बर्दाश्त नहीं कर सकता, और उसकी रिडिकुलस में जो हंसी की जो फुहार छूट पड़ती है, तो इससे क्या होता है कि वो अपने आप को ऐसा समझता है कि मेरे में मेरा जोर नहीं है, कुछ और है। तो अब्सर्डिटीज में चला जाता है, उसको अजीब अजीब ख्याल आने लग जाते हैं। तो उसका जो विजन है वो सब कुछ उसको अजीब सा अलग सा, जैसे वो कहते हैं कि हमें भगवान के दर्शन हो, वो तो एक पॉजिटिव चीज होगी, बट उसको कुछ भी दिखने लग जाता है, तो वो लेस एग्रीबल चीजें ज्यादा देखनी शुरू कर देता है। तो स्ट्रैमोनियम और कैनबिस इंडिका में वो जो भूत प्रेत हैं या प्रेत आत्माएं हैं या जो हायर स्पिरिट्स हैं, उनसे बातें करने की बातें जो होती हैं कि हम शिवपुरी में गए, लोकपुरी में गए, तो ये सब चीजों में कैनबिस इंडिका पेशेंट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता है। आप लोगों को बहुत एक्सपीरियंस आई नो। और वो उसकी इतना हंसा है कि उसकी आंखों में से पानी आ जाता है, और उसको ऐसा लगता है कि जो मेरी आंख में से पानी गिर रहा है वो एक बहुत बड़ी एक खाने में तब्दील हो रहा है, और वो ऐसा लग रहा है कि वो एक किसी अजीब से बड़े से बाजार में चला गया है। जितना वो हंसता है वो उसको इतना बड़ा उसका खाना बनी जा रहा है, उसके खाना, मतलब अजीब, ऐसे अजीब अजीब उसको ख्याल आते हैं जो आपको इमेजिन करने या बिलीव करने बहुत मुश्किल होते हैं। तो इनकी खुशी ऐसी होती है। अगली दवाई जो है दैट इज क्रोकस सटाइवा। क्रोकस सटाइवा जो हम केसर इस्तेमाल करते हैं ना, केसर, तो ये एक फ्लावर रेमेडी है। तो इसका जो पराग कण होते हैं उनसे हम ये दवाई बनाते हैं। तो ये जो क्रोकस सटाइवा के बच्चे मैंने देखे हैं, हमें मालूम है कि क्रोकस सटाइवा की पैथोलॉजी क्या है, कि जब खुश है तो बहुत ज्यादा खुश है, और जब उसके बाद ऐसा गुस्सा आएगा इसको, और गुस्से में ऐसा तोड़फोड़ कर देगा, और गुस्से के दौरान इसको महसूस होगा कि मैंने गुस्सा गलत किया, तो फिर एकदम से दोबारा खुश हो जाएगा। तो इसके इमोशंस की अल्टरेशंस जो हैं, जैसे हम साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर बोलते हैं, वो बहुत क्विक होती है। अभी आपको पता ही नहीं था कि अभी हंस रहा, इतना गुस्सा आ गया, और इतना गुस्सा था और अभी हंस रहा है, ऐसा मतलब विद इन सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इसके इमोशन जो है वो एक्सट्रीम में चले जाते हैं। तो अगर कुछ होता है तो, और उसका म्यूजिक के साथ क्रोकस टाइवा के जो बच्चे होते हैं वो इन्फेंट स्टेज में वो बोलना बाद में सीखते हैं, गाना पहले सीखते हैं। मतलब वो जो उसके राइम जो चल रहे हैं, जो नर्सरी राइम जो उसको सिखा रहे हो, माँ की गोदी में ही वो बच्चा साथ साथ उसको राइम कर, हालांकि उसके वर्ड्स नहीं फॉर्म हुए बट वो ट्यून को पहचान रहा है। तो ये जो लोग जो म्यूजिक कंपटीशन में जाते हैं कि पहला नोट अभी टच किया और इन्होंने पहचान लिया ये कौन सा सॉन्ग है, तो ये इनकी म्यूजिक के साथ बहुत फाइन फाइन सी अटैचमेंट रहती है क्रोकस टाइगर की। तो कुछ भी उनको मिलता है वो एकदम से उसका गाना कंट्रोल ही नहीं होता, और अपने आप पे खुद पे हंसी आ जाती है। और जब उस दोबारा सोचना, मतलब उसको लिए जैसे टैरेंटुला के लिए कोई बीट मिले तो उसका नाचना, खुद को रोकना बहुत इम्पॉसिबल है। इसी तरह क्राकस सटाइवा में कहीं अगर म्यूजिक चल रहा है तो इस आदमी गुनगुनाएगा ही गुनगुनाएगा, इसको अपना गाना रोकना मुश्किल है। टैरेंटुला को अपना, जैसे हायोसमस की अपनी हंसी रोकनी मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, गैरिकस की हंसी रोकनी मुश्किल है, उस तरह क्रोकस सटाइवा को अपना सिंगिंग रोकनी इम्पॉसिबल है। वो कहीं भी उसको म्यूजिकल नोट मिलेगा वो गा पड़ेगा, और जैसे टैरेंटुला है वो कहीं भी उसको कोई बीट मिलेगी तो वो नाच पड़ेगा, तो उसका कूदना नाचना रुक नहीं सकता, उसी तरह इसका गाना रुक नहीं सकता। तो वो इसका माइंड जो होता है बहुत चेंजेबल होता है, एकदम से अल्टरनेट अपोजिट मेंटल डिस्पोजिशन बन जाती है, बिल्कुल ऊपर गुस्सा और एकदम से एक्सट्रीम गुस्सा, खुशी, तो और हंसी, तो गुस्से में हंसना, हंसने में एकदम गुस्सा कर देना, ये इसकी। तो लाफिंग मैनिया रहता है इसमें, इसमें वेसिलेटिंग प्लेजेंट मैनिया रहता है, गाता है, हंसता है, खुश रहता है। तो मेरे पास एक लेडी को लेके आते होते थे, तो कहते हैं हम इसको किसी भी सीरियस पोजीशन में लेके नहीं जा सकते, तो ये अपनी हंसी नहीं रोक पाएगी, इसका हंसी रोकना समझ लो इम्पॉसिबल है। तो ये हाइलैरिटी से मेलेंकली में चली जाती है। तो बहुत इंप्रेशनेबल रहते हैं क्रोकस टाइवा। और हम लोग का समय अब केवल 1 मिनट बचा है। चलिए मैं आपको एक वीडियो दिखा के फिर ये कंक्लूड करता हूँ। लास्ट वीडियो देखो, ये क्रोकस टाइवा जो होते हैं ये अपनी शरीर के भद्देपन को कवर करने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए कुछ भी करते हैं। ये देखिए आप वीडियो और आप इंजॉय करिए।
बस मैं कंक्लूड कर रहा हूँ सर। सर 8 बज गया है सर, अब प्रोसीड करना मुश्किल हो जाएगा सर। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सो थैंक यू सभी को। एक बात सूचना मैं आपको देना चाहूंगा कि कल से सेशन हम लोगों का 7:30 बजे से होगा। तो जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं कृपया इस बात को नोट कर ले, कल से 7:30 बजे, आधा घंटा, मैंने अभी 7 बजे होता है, 7:30 बजे से जरूर ज्वाइन करें। और फिर इस तरह से हम लोग का सेशन आगे चलता रहेगा। अगस्त माह से यह निर्णय लिया गया है कि 7:30 बजे। इसके साथ में डॉक्टर दीपमाला जी, आप सर को वोट ऑफ थैंक्स दे करके इसको ये। थैंक यू सर। अब हमारा सेशन खत्म हो रहा है और सर ने आप बता ही दिया कि कल से हमारा टाइमिंग भी चेंज हो रहा है। 7:30 से 8:30 तक हिंदी सेशन होगा और 8:30 से 9:30 तक आगे का नेक्स्ट सेशन होगा। मुकुंदर जी थैंक आप यू थोड़ा वेरी सा, मच। अब हमारा मुकुंदर जी आप सेशन थोड़ा खत्म सा, हो रहा है और इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। अब यह मंच में डॉक्टर अंजनी को हैंड ओवर कर रही हूँ। ओवर टू यू मैम। थैंक यू दीपमाला जी, बहुत दिन हुआ आपको देख के। थैंक यू Hindi team. Now we are moving to the English session. Now today is our 1430th day of continuous webinar. डेली आज के लिए नहीं, टुमारो के लिए नहीं है ये, पर डे आपसे टाइमिंग ही चेंज हो गई है। 7:30 to 8:30 हिंदी सेशन हो गया है। किसी ने चैट बॉक्स में लिखा, उसका मैंने रिप्लाई किया है। Okay, I think everyone got the point, right? Tomorrow onwards we are changing the time from 7:30 to 8:30 Hindi session and 8:30 to 9:30 English session and 9:30 to 10:30 Malayalam session. Thank you everyone. Now we are moving to English session. Once again welcoming everyone for today's English session. Before beginning the session, we will have a prayer. Thank you all the participants for joining with us. Thank you all the faculties for sharing your knowledge. And today is our 1430th day. Dr. Anjali, kindly make co-host Dr. Dhole, S.A. Dhole. Oh, sure, sir. Yeah. I'm the host now. Okay. Yeah. Dr. Dhole. Dr. Dhole, are you here? Which name it is? It's not. Maybe full name, right? Shriram. Dr. Dhole, are you joined? Sir, if you have, means please raise your hand. I couldn't find you out. Can you open your video, sir? Sahani sir, can you see him? No, I am not seeing his face. He is there, Dr. S.A. Dhole. You can see the face now. Dr. S.A. Dhole, yeah. Kindly unmute yourself, sir. Dr. Dhole, sir, kindly unmute yourself. Maybe it is difficult for him. AC Dhole, yeah? S.A. Dhole, yeah. You not found him? I didn't found him when I'm typing. Doctor. He is present, sir. Anjali ji, he is present. Like S.A. Dhole, I see his face. Yeah, I have seen him. I have seen him. Okay. 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 So you are the co-host now. Okay. Dr. Srirang Arun Kumar Dhole is MD in homeopathy. He was the principal of Pandit Jawaharlal Nehru Memorial Institute of Medical Science, Maharashtra.
and he was the ex-dean in Maharashtra University of Health and Science, Nasik, and he was the president of Dr. Samuel Hahnemann University of Health and Science, and president of Samuel Hahnemann Charitable Medical Aid and Social Health Welfare Society, and director of the School of Research and Training, and superintendent of Madhur Sadan Charitable Homeopathic Hospital and Research Center, and he has 45 years of experience. I am welcoming Dr. Dole to our IFPH webinar. Sir, you are welcome, and you can start.